और ये डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बने। ठीक है जी। नाउ एंजाइम याद है, डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम क्या था जी? डीएनए पॉलीमेरेज, राइट? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज। अच्छा, ये डिपेंडेंट वर्ड कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? भाई पूरा नाम जो है एंजाइम का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए के ऊपर निर्भर कर रहा है अपना काम करने के लिए, क्योंकि टेम्पलेट तो डीएनए स्ट्रैंड को ही यूज कर रहा है ना? और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भाई एक आरएनए वो जो है प्राइमर चाहिए होता है, पहले आरएनए प्राइमेस एंजाइम का रोल भी पढ़ा था, राइट जी? ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं कि जो चीज हमने डीएनए के रेप्लिकेशन में पढ़ी थी, वहां पे एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज, यहां पे अलग एंजाइम होगा। ठीक है जी, राइट? एंजाइम का नाम दिख गया? देखो जी, ऐसे करके हाईलाइट कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन requires RNA polymerase, whereas replication requires DNA polymerase. आज के सेशन के एंड में ना डिफरेंसेस भी बताऊंगा टेबुलर फॉर्म में कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या क्या है। तो एक डिफरेंस तो यही पकड़ लिया हमने भाई कि हमें डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है, लिख लिया सबने, आरएनए पॉलीमेरेज। इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, कोर एंजाइम, सिग्मा सब यूनिट, रोह सब यूनिट, बीटा सब यूनिट्स, पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा आरएनए पॉलीमेरेज का। चलो पहली बात क्लियर हो गई सबको कि ट्रांसक्रिप्शन में हमें जो एंजाइम चाहिए उसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज, राइट? और रेप्लिकेशन वाला था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज। ये ध्यान रखना, डिफरेंस आ गया यहाँ पे आरएनए पॉलीमेरेज। डीएनए डिपेंडेंट वर्ड लगा है इसमें क्योंकि ये डीएनए को ही तो एज अ टेम्पलेट यूज करके आगे निर्माण कर रहा है आरएनए का, राइट जी? तो ये रीजन लिखा है नीचे, इट यूजेस डीएनए एज टेम्पलेट। टेम्पलेट भी समझ आएगा अभी आपको, चिंता मत कीजिए। डीएनए का स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए भाई, दो स्ट्रैंड्स हैं जो एंटी पैरेलल हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम, दूसरे में 3 प्राइम 5 प्राइम। ये तो याद रखना है हमेशा, ये नहीं भूलना है। ठीक है? नाउ जिस एंजाइम का हम जिक्र कर रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज, ये अपना काम किस दिशा में करता है, कौन सी डायरेक्शन में? इंपॉर्टेंट है, चलिए जी लिख देते हैं, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आप भी याद करेंगे, catalyzes in the direction 5 prime to 3 prime. इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये अपना काम करता है। ओके? नाउ डीएनए रेप्लिकेशन में एक चीज की जरूरत पड़ी थी, अगर आपको याद हो, उसका नाम था जी आरएनए प्राइमर। लेकिन यहां बात हो रही है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की, ट्रांसक्रिप्शन की बात हम कर रहे हैं। सो यहां पे इस सिचुएशन में हमें कोई जरूरत नहीं है आरएनए प्राइमर की, राइट जी? सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, डिफरेंसेस जब हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में वहां पे ये पॉइंट हम नोट करेंगे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम do not require the primer to initiate RNA synthesis। ये कहता है मुझे कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है भाई, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। एक चीज और, डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वहां पे आपको एक बेसिक अंतर पता है, दिख गया स्क्रीन पे? समझ आ गया क्या कहने जा रहा हूं, बात किससे रिलेटेड बात करने जा रहा हूं? यस, यू गॉट इट राइट, मैं बात करने जा रहा हूं यूरिसिल, राइट जी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज ये क्या करता है, थायमीन की जगह, थायमीन की जगह इट एड्स यूरिसिल। इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। भाई मेरी तो बचपन में यही आदत थी चीजों को लिख लिख के याद करने की। आरएनए में यूरिसिल होता है किसकी जगह? थायमीन की जगह।
अदरवाइज आप जानते हैं कि भाई चारगेफ रूल भी हमने पढ़े थे नाइट्रोजनस बेसिस में, ए विद टी एंड सी विद जी, टी विद ए एंड जी विद सी, याद है ना, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन। तो भाई जहां भी कहीं थायमीन वाली सिचुएशन आपको नजर आए कि ए के साथ टी बाइंड करानी है, और अगर आप आरएनए की बात कर रहे हैं तो वहां पे यूरेसिल होगा। एक और डिफरेंस क्लियर? राइट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमने पढ़ा कि भाई क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं। हिस्टोन का ऑक्टामर याद होगा, H1, H2A, H2B, H3, H4, है ना। हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए लिपटा है उसके चारों तरफ, न्यूक्लियोसोम मॉडल हमने पढ़ा था। सो व्हाट इज अ जीन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन अभी ना हम आगे पढ़ेंगे आज कि जीन को इस तरह से डिफाइन कर पाना मुश्किल है थोड़ा, और टेक्निकली समझेंगे कि भाई सिस्ट्रॉन क्या होता है फर्दर, राइट। बताया भी था सिस्ट्रॉन मैंने वैसे आपको, आज फिर बताऊंगा। मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये टर्म्स फिर से पढ़ेंगे। सो आपके सामने मान लीजिए डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दिखा दिया, जिसे हमने कह दिया भाई ये जीन है। तो रेप्लिकेशन में क्या हुआ था? डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, याद कीजिए, हेलिकेस एंजाइम स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है ना, खुल जाते हैं वो। तो देन उसके बाद अलग अलग एंजाइम्स का रोल पड़ा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज का रोल भी याद होगा, डीएनए लाइगेज का रोल भी याद होगा आपको, ठीक है जी। सो रेप्लिकेशन के समय देखिए ऐसे दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड हुए थे और इन्होंने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं वो बना लिए थे। अब एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेप्लिकेशन में जब दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड हुए हैं, दोनों पर ही नया नया स्ट्रैंड बना था। एक तो कॉन्टिन्यूस था और एक थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूस था। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, याद है? सब कुछ पढ़ा था पिछले सेशन में। बेटा जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा, दूसरे पे नहीं बनेगा, दोनों पे नहीं बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिख लो। ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। देखिए जी क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। In transcription, only one of the DNA strand is copied. दोनों कॉपी क्यों नहीं हुए? जब दो स्ट्रैंड्स हैं, अनवाइंड हो गए, खुल गए, दोनों पे क्यों नहीं आरएनए बन जाता? एक पर ही क्यों बन रहा है? और जिस पे बन रहा है उसी पे क्यों बन रहा है, दूसरे पे क्यों नहीं बन रहा? कौन सी बात ये डिसाइड करेगी कि दोनों स्ट्रैंड्स में से किस स्ट्रैंड पर, दोनों स्ट्रैंड में से किस स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा और दोनों पे क्यों नहीं बनेगा? बताता हूं अभी इसका रीजन। पहले आप लिख लीजिए, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज कॉपीड। चलो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखते हैं ध्यान से, बेस पेयर्स भी देखते हैं। ये रहा जी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और उसके सामने इधर 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम। नाइट्रोजनस बेसिस देख लीजिए, सी के साथ है जी जी एंड टी के साथ है जी ए। ये आपको पता है, बेसिक रूल्स तो हमें पता है। दो वर्ड्स पे गौर फरमाइएगा, यहां पे लिखा है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको सेंस स्ट्रैंड भी कहा, और दूसरा है जी टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट जी। एक नॉन टेम्पलेट और एक टेम्पलेट। अभी हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग क्या है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है बट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आ जाएगी। दो स्ट्रैंड तो समझ आ गए हमें जी, 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। एक को कहा टेम्पलेट और एक को कहा नॉन टेम्पलेट। सुनो, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जिसमें पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, that directs the synthesis of RNA, that is called as template strand or the antisense strand. जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, राइट। जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एंड दिस इज गोइंग टू गाइड द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और जो दूसरा स्ट्रैंड है, अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। जैसे इस वाले केस में ये वाला स्ट्रैंड जो है दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। दूसरा वाला नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड, याद हो गई ये बात, ठीक है जी। कोडिंग नॉन कोडिंग, वेरी गुड। सो डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो टेम्पलेट है, और जो 5 टू 3 है वो कोडिंग है। चलो जी देख लेते हैं इधर। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा। टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना आरएनए, ठीक है। ये है स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसको मैंने क्या कह दिया था, कोडिंग स्ट्रैंड। आप बना लीजिए साथ साथ, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। और ये वाले को क्या कह दिए, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अभी पीछे देखिए हमने क्या कहा था उससे, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। लिख देते हैं जी टेम्पलेट। इससे बना है, क्या बना है, आरएनए बना है ना। अब एक बात समझो, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो आपको नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस दिख रहा है वो समझना। हमें दिख रहा है CTTGACGCT, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, है ना। टेम्पलेट पे C के साथ है जी G, T के लिए A, देन T के साथ A, G के साथ C एंड सो ऑन, ओके। कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस और उसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो आरएनए बनेगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बेसिस, तो यानी वो सेम हो जाएंगे जो कोडिंग स्ट्रैंड के थे। आप समझ आई बात। हम चाहते हैं कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर बात लिखी हुई है CTTGAC, इसके हिसाब से ही चीजें आगे बने, यही चीज जो कोडेड है यही आगे जाके बने। तो हमने उस कोडिंग स्ट्रैंड का ऑपोजिट स्ट्रैंड देखा पहले, दैट इज टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट पे आरएनए बनवाया, तो आरएनए के बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे इस टेम्पलेट के, और वो जो बेस पेयर्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे यूरेसिल के अलावा, जो कि एक्चुअल में कोडिंग स्ट्रैंड में है। तो ये फर्क हो गया अब हमारा जी टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड वाली बात। देख लो आप, आरएनए में क्या आ गया भैया, आरएनए में यहाँ पे जी है ना, तो जी के लिए आ गया सी। यहाँ पे ए है एडेनिन, तो इसके साथ आएगा जी यू, यूरेसिल। यहाँ पे ए है, यहाँ पे यूरेसिल, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है। अब आप देखो ये आरएनए के जो आपको दिख रहे हैं बेसिस, वो हमारे कोडिंग स्ट्रैंड वाले ही तो हैं, वो हमारे कोडिंग स्ट्रैंड वाले ही तो हैं। सिर्फ इस बात को छोड़ दीजिए कि टी की जगह जो है थायमीन की जगह हमें यहाँ पे ए के साथ यूरेसिल यू मिल रहा है। इज दैट क्लियर? सो द कंसेप्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनने वाला आरएनए, ये बात आपको क्लियर हो गई है। टेम्पलेट होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कोडिंग वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इधर देख लो, फिर से सारी सारी टर्मिनोलॉजी आप भी बना लीजिए जल्दी से, एक डायग्राम फटाफट। एक स्ट्रैंड बनाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये होगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी का दूसरा नाम कोडिंग स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये होगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब आप कहेंगे नॉन कोडिंग कह रहे हो, आरएनए तो इस पे बना है, लेकिन वो जो आरएनए बना है उसके जो बेसिस हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड वाले ही तो हैं सेम, इसलिए इससे नॉन कोडिंग और दूसरे को कोडिंग कहा। चलिए पढ़ लें यहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड will have the sequence same as RNA except that uracil will replace T, thymine. This is why it is called the coding strand, right जी?
कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम होगा जो कि आरएनए का है, इसीलिए उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा है। बस यूरेसिल होगा टी की जगह, और ऑफ कोर्स ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये टर्मिनोलॉजी ना है तो बेसिक सी चीज पर ही बड़ी परेशान करती है। कोडिंग कैसे कहा था सर ने, टेम्पलेट कौन था, नॉन टेम्पलेट कौन था, तो ध्यान रखना जो टेम्पलेट है वो कोडिंग नहीं, राइट जी, जो नॉन टेम्पलेट है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स जब अनवाइंड हुए तो दोनों के ऊपर डीएनए स्ट्रैंड बना रेप्लिकेशन में, एक पर कंप्लीट लीडिंग और दूसरा लैगिंग। द क्वेश्चन इज, जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात होती है तो ऐसा क्यों है, एक टेम्पलेट और दूसरा टेम्पलेट नहीं है, ये हमने क्यों कर दिया? दोनों के ऊपर आरएनए बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों के ऊपर आरएनए बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? चलो जी, पहली बात तो आप लिखेंगे व्हाई नॉट ट्रांसक्राइब बोथ द स्ट्रैंड्स, या हम कह देंगे ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट एक्टिंग एज टेम्पलेट्स, दो आरएनए स्ट्रैंड्स क्यों नहीं बन जाते? सुनो, चलो मान लिया दो बन गए, चलो मैंने कहा कि मान लिया दो बन गए, देखो इधर एक आरएनए स्ट्रैंड को कह दिया आरएनए स्ट्रैंड 1, दूसरे को कह दिया आरएनए स्ट्रैंड 2। भाई एक चीज सोचिए, इन दोनों के ये जो बेसिस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे CUUGA एंड सो ऑन, एंड दूसरे वाले RNA2 पे GAAC एंड सो ऑन, ये आपस में भी तो पेयर कर जाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, RNA स्ट्रैंड 1 RNA स्ट्रैंड 2 बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ गए, तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया DsRNA। भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा, प्रोटीन्स तो बना ही नहीं पाएगा। तो जो बेसिक मकसद था, जो हमारा मोटिव था प्रोटीन्स बनाने का, वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं ना। दोनों डीएनए स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे, गॉट इट, दोनों आरएनए स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए जी पढ़ते हैं क्या लिखा है। द टू आरएनए generated will be complementary to each other, ये बात तो सही है। they can bind to each other and form RNA dimer, जिसको हम ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं, आरएनए डाइमर बन गया। दिस ब्लॉक्स द फर्दर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टोरी यहीं समाप्त हो जाएगी, आगे इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट जी, इज इट क्लियर, राइट, दिख रहा है आपको? ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बना है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकल करके बाहर आता है, राइबोसोम्स के पास आएगा साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, वहां पे ट्रांसफर आरएनए का रोल हम पढ़ेंगे, राइबोसोमल आरएनए का क्या रोल है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। डबल स्ट्रैंडेड वाला ये काम नहीं कर पाएगा, राइट, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दी, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's understand what is this transcription unit. What is this transcription unit? एक बात और बता दूं, चलो मान लिया कि भाई दोनों स्ट्रैंड आपस में नहीं जुड़े थे, आरएनए के दोनों स्ट्रैंड ने जुड़ के डाइमर नहीं बनाया, तो दोनों अलग अलग दो अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण कर देंगे, वो भी तो गड़बड़ होगी। हमें तो एक प्रोटीन चाहिए था, राइट, वहां पे दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बने, वो भी गड़बड़। क्लियर है ना? ठीक है, चलो तो समझते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें समझ आएगा तभी हमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया समझ आएगी। इमेजिन कर लीजिए एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने, लेडर जैसा, सीढ़ी जैसा ना, लकड़ी की सीढ़ी जो बनी हुई होती है, स्टेप्स होते हैं उसमें, वही है आपके सामने यहाँ पे। ये हमने दिखा दिया आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं मेरे बेटा? एक एक टर्मिनोलॉजी को आपने ध्यान रखना है, एक एक टर्म का ध्यान रखेंगे। पहले मैं शुरू कर दूं, ये रहा 5 प्राइम एंड, इधर रहा 3 प्राइम एंड, तो ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। दूसरा इसका ऑपोजिट वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड में है। अब आप देखो इसमें बीच में ये जो व्हाइट कलर की चीजें हमने दिखाई हैं, ऐसे लाइनें लाइनें लाइनें, ये तो वही है नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्ड है, A विद T एंड G विद C। क्लियर है जी? गौर फरमाइएगा,
आपको यहां पे लिखा नजर आ रहा है प्रमोटर, जीन, टर्मिनेटर। ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया 1, 2 एंड 3, राइट जी। डीएनए के इस सेगमेंट में जीन वाला हिस्सा मैंने ये बीच वाला लिया, जिसको मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक, राइट। ये वाली चीज को हमने क्या कहा है? स्ट्रक्चरल जीन सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अब इसके राइट हैंड साइड भी कुछ लेबल्ड है अपस्ट्रीम, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ लेबल्ड है। एक तरफ लिखा है बेटा जी प्रमोटर, ये वाली चीज को, राइट, और एक तरफ लिखा है यहां पे टर्मिनेटर। ये तीनों मिल करके इतनी चीजें जो है तीनों, दैट इज प्रमोटर, जीन एंड टर्मिनेटर, ये मिलके बना रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डायग्राम बन गया जी आपका, राइट। डायग्राम बन चुका है, तो आप लिखेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। होता क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? इट इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का उतना हिस्सा, उतना सेगमेंट between the sites of initiation and termination of transcription by RNA polymerase। इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक के बीच का हिस्सा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल भी आएगा, वो हम देखेंगे। प्रमोटर के साथ यहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर का रोल देखेंगे, और फिर टर्मिनेटर पे आके होगा भैया काम खत्म, बस हो गया ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए अब तुम अलग हो जाओ। सो प्रमोटर का रोल, जीन का एक्चुअल रोल एंड देन टर्मिनेटर का रोल हम समझेंगे। तीनों से मिलके बनता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। So segment of DNA between site of initiation and site of termination. More than one gene may reside in a transcription unit. अब मान लो आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ये एक जीन दिखाया, अब जरूरी नहीं है एक से ज्यादा जीन्स भी हो सकते हैं। More than one gene may reside in a transcription unit. चलिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आगे बढ़ाते हैं, वन बाय वन देखो। प्रमोटर, जीन, टर्मिनेटर, राइट, तीन चीजें सीक्वेंस में। जरूरी नहीं हम ऐसे लिखें, यहां पे हमने जीन पहले डिफाइन कर देंगे, फिर प्रमोटर डिफाइन कर लेते हैं, फिर टर्मिनेटर सीक्वेंस डिफाइन कर। गौर से देख लीजिए, जीन दो चीजों के बीच में है, इधर प्रमोटर और इस तरफ टर्मिनेटर। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी क्लियर है हमें, वेरी गुड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहले मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं जीन, स्ट्रक्चरल जीन भी कह सकते हैं। जीन कोड्स फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल। इसी जीन में आरएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए कोड छुपा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे इसके पास पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज खुद को जो है, जब सिग्मा फैक्टर उसके साथ जुड़ जाएगा, सारी एक्टिविटी शुरू हो गई, डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता जाएगा। आई विल टेल यू अबाउट इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है जी। सो जीन इज कोडिंग फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल। जीन को ना बिल्कुल टेक्निकली डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुनिए मेरी बात, हमने मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़े, है ना, वहां पे फैक्टर वर्ड का यूज किया गया था। जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन डीएनए पर लोकेटेड है, ये तो क्लियर है। It is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. DNA sequence के आधार पे अगर हम कहें जीन को परिभाषित कीजिए तो थोड़ा कठिन हो जाता है, because DNA sequence which is coding for transfer RNA, ribosomal RNA, उतने DNA sequence को भी तो जीन ही कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएगा। DNA sequence coding for tRNA, transfer RNA, या राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आल्सो डिफाइंड एज जीन। तो सिस्ट्रॉन क्या है फिर, और ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचते हैं। सिस्ट्रॉन, CISTRON, डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन। जीन खुद जो है फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, और सिस्ट्रॉन जीन का भी फंक्शनल यूनिट। Gene is Cistron is defined as functional unit of gene
That means cistron is a segment of DNA coding for a polypeptide. लिख देते हैं जी, cistron. Cistron is a segment of DNA. Cistron is segment of DNA which is coding for what? पॉलीपेप्टाइड. फिर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, क्लियर है? राइट, डायग्राम भी क्लियर है आपको ये? चलो एक चीज और देख लो, यहाँ पे ना एक बात लिखी हुई, अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, डाउनस्ट्रीम ऑफ द जीन, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना. इधर अपस्ट्रीम कहा गया है, इधर को डाउनस्ट्रीम कहा गया है. अपस्ट्रीम की तरफ इनिशिएशन होना है ट्रांसक्रिप्शन का, ये राजी हमारा प्रोमोटर, इधर वाला हिस्सा टर्मिनेटर. ओके, राइट, इट्स क्लियर. चलो, स्ट्रक्चरल जीन, जीन की बात चल रही थी. स्ट्रक्चरल जीन क्या है जी? एरिया ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स that is involved in the transcription or the formation of the RNA. Promoter, terminator, बीच में structural gene. So उतना टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो है हिस्सा है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है आरएनए की फॉर्मेशन में. स्ट्रक्चरल जीन जैसा कि हमने पहले कहा था मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है, स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है. मोनो मतलब वन, सिस्ट्रॉनिक मतलब एक सिस्ट्रॉन है. मोनोसिस्ट्रॉनिक इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन अभी बताया मैंने, उतना सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है. सिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉनिक में इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन सिस्ट्रॉन. पॉलीसिस्ट्रॉनिक में इट इज मेड अप ऑफ मेनी सिस्ट्रॉन्स. मोनोसिस्ट्रॉनिक में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन. जबकि जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ऑब्वियसली पॉली मीन्स मेनी, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में है, डिफरेंसेस लिखते जाइए. पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में है. पी फॉर पॉली, पी फॉर प्रोकैरियोट, ऐसे याद रखो. मोनोसिस्ट्रॉनिक वन सिस्ट्रॉन, वन पॉलीपेप्टाइड, यूकैरियोट्स. Polycistronic, more than one cistron, more than one polypeptide, P for polycistronic, P for prokaryotes. Clear? Right? Transcription unit की बात हो रही है जी. चलिए, so transcription unit में तीन चीजें थी, प्रमोटर, जीन एंड टर्मिनेट. जीन हमने पढ़ लिया, प्रमोटर की बात कर लें. अब प्रमोटर क्या होता है, चलो जी लिखते हैं हम. प्रोमोटर क्या है, नाम से अंदाजा लग रहा है ना, प्रमोट करना किसी चीज को, बढ़ावा देना किसी चीज को. सो इट इज द रीजन ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल पर ही है ये भी, टू विच एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन. सो प्रमोटर डीएनए पर मौजूद वो हिस्सा है जहां पे कि एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है. सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन. ये अपस्ट्रीम लोकेटेड है. अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली बातें बताई थी ना. सो प्रमोटर जो है इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम, यानी टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये बात इंपॉर्टेंट है भैया. प्रमोटर जो है डीएनए पे मौजूद वो हिस्सा जो कि स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट की तरफ है, यानी किस तरफ है, अपस्ट्रीम, टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड. राइट, दिस सिंगल सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट. प्रमोटर हो गया जी. और सादे तरीके से देख लेते हैं प्रमोटर, एक और डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं. राइट, दिख रहा है आपको. अब यहाँ पे कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर नीचे करे मैंने, पिछले डायग्राम के हिसाब से रिवर्स है. यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड मैंने ऐसे नीचे दिखा दिया है, लेकिन ये पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसे ऊपर को दिखा दिया है, ये रही पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो हमने कहा था कि जो प्रमोटर है दैट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब towards the left of the structural gene, towards 5 prime end of the coding strand.
तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन की कहानी शुरू होगी. So location of promoter gene and terminator gene is always mentioned with reference to coding strand. Important. ये बात भी अंडरलाइन कर लें. ठीक है जी, ये बात अंडरलाइन करेंगे. Location of promoter gene and terminator gene is always mentioned with reference to coding strand. Okay? चलो next. Now, प्रमोटर में एक खास बात देखी गई है. जो बेसिस का सीक्वेंस है ना, वहां टी ए ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो टाटा बॉक्स कह देते हैं इसे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना. प्रमोटर में देखो जी, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. प्रमोटर का एग्जांपल यहां दिया ना, टाटा बॉक्स. सीक्वेंस टी ए, इसलिए टाटा कह देते हैं, टाटा बॉक्स सही है. सो द एरिया हैज अ ग्रूव टू विच स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट्स कैन कंबाइन. ये टाटा बॉक्स जो है, इसमें ऐसे ग्रूव्स प्रेजेंट हैं यहां पे, जिससे कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स कंबाइन कर सकते हैं. क्लियर है जी? नाउ, टाटा बॉक्स दो तरह के. एक होता है जी प्रिब्नाउ बॉक्स, एक है हॉगनेस बॉक्स. लिख लो, जैसे यहां पे हमने ऐसे फ्लो चार्ट बना के दिखाए ना, बड़े बड़े बॉक्सेस से दिखाए, ऐसे ही आप बना लो. टाटा बॉक्स, टाटा क्यों कहा? क्योंकि उसमें टी ये सीक्वेंस है बार बार, तो टाटा कह दिया हम. प्रिब नाउ बॉक्स एंड हॉगनेस बॉक्स. क्या है जी प्रिब नाउ किस रेफरेंस में, हॉगनेस किस रेफरेंस में है? टाटा बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिब्नाउ बॉक्स आफ्टर इट्स डिस्कवरर प्रिब्नाउ. वैज्ञानिक के नाम से है, जिन्होंने की प्रोकैरियोट्स में इसका जिक्र किया. And it's called Hognes box after its discoverer Hognes in eukaryotes. So Pribnow box नीचे लिख देते हैं जी प्रोकैरियोट्स. चीज वही है, वैज्ञानिकों के नाम से है. तो ये प्रोकैरियोट्स में हो गया, ये हो गया यूकैरियोट्स. नाउ क्लियर है जितनी बात? राइट. प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन. अब किसकी बात करनी है हमने? अब बात करनी है टर्मिनेटर की, जो कि स्ट्रक्चरल जीन के राइट की तरफ है, डाउन स्ट्रीम है, टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. राइट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अगला हिस्सा टर्मिनेटर. टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड and 5 prime end of template strand. Right? टर्मिनेटर पे आकर के ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाती है. ट्रांसक्रिप्शन एंड्स एट टर्मिनेटर. टर्मिनेटर का नाम ही वही है, मतलब टर्मिनेट कर जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना. ओके, ठीक है जी. नाउ इतनी बात क्लियर हो गई. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्लियर है सबको? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन which can be monocystronic, which can be polycystronic and terminator. प्रोमोटर जो है लेफ्ट की तरफ है स्ट्रक्चरल जीन के, टर्मिनेटर राइट की तरफ है. कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वाली पोलैरिटी याद रखनी है. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन में. ये प्रमोटर के साथ बाइंड करता है. वहां टाटा बॉक्स है, जिसमें प्रिब्नाउ बॉक्स एंड हॉगनेस बॉक्स मैंने आपको बताया. क्या क्या चीजें चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए? इंग्रेडिएंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन. भाई सबसे मेन बात, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए का टेम्पलेट भी चाहिए भाई, उसी के ऊपर तो निर्माण होगा. डीएनए टेम्पलेट चाहिए. राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, वहां पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात करी थी. So here you require 4 types of ribonucleotides phosphate: ATP, CTP, GTP, UTP. इसके अलावा मैग्नीशियम आयंस, मैंगनीज एज कोफैक्टर. सो डाइवेलेंट मेटल आयंस भी चाहिए. ये हैं जी मुख्य रूप से 4 चीजें जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन में रिक्वायर्ड है. इंपॉर्टेंट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. हम प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, इन दोनों का जिक्र करेंगे. ठीक है जी. डीएनए टेम्पलेट चाहिए, 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए,
डाइवेलेंट आयंस भी चाहिए। चलिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का जिक्र करने जा रहे हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, हम दोनों में पढ़ेंगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में देयर इज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एक आरएनए पॉलीमरेज है which synthesizes all types of RNAs, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA. So P for prokaryotes, जिसमें कि सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, जबकि यूकैरियोट्स में eukaryotes have three types of RNA polymerases, that is RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3। ठीक है जी, याद रखना यूकैरियोट्स ज्यादा एडवांस्ड हैं प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में। सो यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनाता है। इट सिंथेसाइजेस आरआरएनए इन न्यूक्लियोलस, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, पढ़ेंगे आगे हम ये। आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइजेस टीआरएनए, राइट जी, ट्रांसफर आरएनए के लिए। सो ध्यान रख लेना, यूकैरियोट्स में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जो सभी तरह के आरएनए बना देता है। हम प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और हम यूकैरियोट्स में भी चर्चा करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, यह भी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम is a large complex consisting of 4 subunits. Important. इसमें 4 subunits हैं which are making the core enzyme, जो कि मेन कोर एंजाइम बना रहे हैं, वो 4 सबयूनिट है। इसके अलावा 2 सबयूनिट और है। देयर इज अ सिग्मा सबयूनिट, देयर इज अ रो सबयूनिट, वो भी हम डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे कि जब प्रमोटर के साथ बाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज ने तो सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेटर से अलग करवाने के लिए रो फैक्टर चाहिए, दैट विल डिस्कस। जो मेन कोर है, कोर एंजाइम में देयर आर 4 सबयूनिट्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है? सिग्मा सब यूनिट, उसके अलावा रोह सब यूनिट, आरएचओ। सिग्मा जो है प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए, सिग्मा सब यूनिट जुड़ेगा, प्रमोटर रिकॉग्नाइज हुआ, इनिशिएट हो गई ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रोह फैक्टर जुड़ेगा जब टर्मिनेशन करना है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, आर से रो, आर से रोकना, ऐसे याद कर लो। एस से सिग्मा, एस से स्टार्ट, सिग्मा स्टार्ट, रो स्टॉप, रो से रोकना, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। सो रो सब यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हुआ। आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम 4 सब यूनिट्स, राइट, इसके अलावा सिग्मा एंड रो सब यूनिट। अब जो आरएनए पॉलीमरेज का मैं आपको कोर एंजाइम की बात कर रहा था, उसमें कितने सब यूनिट है? 4। वो 4 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? 2 अल्फा, 1 बीटा और 1 बीटा प्राइम या बीटा डैश। So there are, let me write here G, 2 alpha subunits, 1 beta subunit, 1 beta prime या beta dash subunit. So हमने कोर एंजाइम के 4 सबयूनिट्स को भी अलग कर दिया। जो 2 अल्फा सबयूनिट्स हैं, दे आर बाइंडिंग टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स। जो एक बीटा सबयूनिट है, इट बाइंड्स टू डीएनए टेम्पलेट्स। जो बीटा प्राइम है, इट बाइंड्स टू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे कितनी गहराई में कितनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। हमारा दिमाग ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकता है, बस हमें ये महसूस नहीं करना स्वयं में कि हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं हो रहा। नो, यू हैव एनॉर्मस पोटेंशियल, यू हैव एनॉर्मस एबिलिटीज, जस्ट एक्सप्लोर दैट, राइट। आरएनए पॉलीमरेज का जिक्र कर रहे हैं, जो कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में एक मेन एंजाइम है। इसमें कोर एंजाइम और सिग्मा एंड रो सब यूनिट्स हैं।
जो कोर एंजाइम है उसमें 4 सब यूनिट्स हैं। 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं जो कि बाइंड करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ। एक बीटा सब यूनिट है जो कि बाइंड करता है डीएनए टेम्पलेट से, और एक बीटा प्राइम या बीटा डैश सब यूनिट है जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बाइंड। इतनी बात क्लियर हुई? इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गए सबको अच्छे से? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, डाइवैलेंट मेटल आयंस, कौन से एंजाइम्स काम करने के लिए मेटल आयंस की जरूरत है। ठीक है, ऐसी बातें समझ आ गई? वेरी गुड। अब है लिखिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कैसे? देखो याद प्रोकैरियोट्स का डीएनए ऐसे सर्कुलर डीएनए है ना। तो हमने देखना है कैसे डीएनए स्ट्रैंड का मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है प्रोकैरियोट्स में, राइट। याद कीजिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन्स आर पॉलीसिस्टोनिक एंड दे आर क्वांटिटीज। Structural genes are polycystonic, more than one cystron होता है present है। Eukaryotes में monocystonic, ठीक है। So prokaryotes में structural genes they are polycystonic। Transcription की जो प्रक्रिया होती है बेटा, the process of transcription it is completed in following steps। पहले भी बोला था initiation, elongation, टर्मिनेशन, तीनों स्टेप्स सीक्वेंस में ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। चलो देखते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन, शुरुआत होगी डीएनए के जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पे किस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा। देख लीजिए जो हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहे थे उसमें क्या क्या था, जीन और उसके दाएं बाएं 2 चीजें थी, एक तरफ प्रमोटर अपस्ट्रीम और एक तरफ टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम। प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करना है कौन से एंजाइम ने, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहेगा कि भाई मैं बाइंड तो करूंगा लेकिन मुझे कोई चीज चाहिए, कौन? स्टार्ट करने वाला फैक्टर सिग्मा। आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम के जो 2 अल्फा सब यूनिट, एक बीटा और एक बीटा डैश ये पढ़ते हैं, उसके अलावा वो कहेगा मुझे सिग्मा फैक्टर चाहिए। तो सिग्मा फैक्टर जो है इनिशिएशन फैक्टर जो है ये देखो आ गया, ये रहा जो सिग्मा फैक्टर चाहिए। सिग्मा फैक्टर कहता है भाई चिंता मत करो आरएनए पॉलीमरेज मैं आ चुका हूँ, चलो भैया मिल करके अब प्रमोटर के पास चलते हैं। चले गए जी प्रमोटर के पास, देखते जाइए डायग्राम मैं करूँ एक बार, इधर देखिए आरएनए पॉलीमरेज कह रहा था कि मुझे कुछ दो, मुझे मेरा सिग्मा फैक्टर दो। आ गया जी सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने कहा चलो ठीक है भैया प्रमोटर के पास चलते हैं और काम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या काम होगा ये अब हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज को आप इमेजिन कर लीजिए कि कैंची की तरह है और ये आगे 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 बढ़ता जा रहा है। डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर था अनवाइंड करेगा, खोलेगा दोनों स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर साथ के साथ राइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, आरएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, राइट। देखना इधर गौर से, ये बढ़ रहा है ना आगे, प्रमोटर से आगे बढ़ा, सिग्मा फैक्टर साथ में जुड़ा, स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया। अभी अगले डायग्राम में दिखाएंगे डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज ने कहा कि भैया दोनों स्ट्रैंड तुम खुल जाओ, तो कहा ठीक है भैया हम खुल जाते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज ने कहा कि यहाँ पे इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए दिख रहे हैं आपको, राइबोन्यूक्लियोटाइड, याद रखना थाइमिन का यहाँ पे यूरेसिल आएगा, यूरेसिल वाली बात याद रखना। ये जो आपको यहाँ पे छोटे 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 अल्फाबेट टी दिख रहा है ना गिरा हुआ, इनको ये पकड़ता जाएगा और साथ के साथ जोड़ता जाएगा। देखिए इधर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बोर्डिंग स्ट्रैंड की कहानी क्या थी। बोर्डिंग स्ट्रैंड हमने ये ले लिया जी ऊपर वाला और ये ले लिया जी टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही बनना है आरएनए।
हो जाना है कि ए के साथ लिख लीजिए डी की जगह यू आ जाएगा, बाकी चीजें सेम है, सी जी, राइट। बस एक जो है वो यू के साथ ब्रिसल के साथ पेयर करेगा, राइट। अब यहाँ पे एक छोटे से हिस्से पे मैंने जूम करके दिखाया, मान हम इस वाली बात का यहाँ का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ देख लो यहाँ पे ए एंड सी है ना, ये दिखाया है ए एंड सी। आरएनए स्ट्रैंड बन, आरएनए पॉलीमरेज कहेगा कि आओ भैया राइबोन्यूक्लियोटाइड ए के साथ जुड़ने वाला यू आ जाए, बोलेगा ठीक है भैया मैं आ गया, ये रहा यू जुड़ गया ए के साथ। सी के साथ कौन जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ना है जी। तो अब आप देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना कि ये बन गया नया स्ट्रैंड, ये वाली ये चीज जो बनी है सेपरेट स्ट्रैंड के ऊपर यू कैन सी न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होने शुरू हो गए, आरएनए बनना शुरू। आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे भी बढ़ता जा रहा है और वो स्ट्रैंड भी बनता जा रहा है, कैन यू सी। ठीक है जी, फिर से दिखा दूं एक बार, इधर यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, इस जगह पे जहाँ एरो लगा रहा है आपको एक न्यूक्लियोटाइड दिखा, वही चीज मैंने यहाँ भी दिखा दी थी। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े, फिर वो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो है आगे आगे जुड़ते जा रहे हैं, कैन यू सी। अब ये स्ट्रैंड जो है आगे आगे को बढ़ता जा रहा है और पीछे से ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना ऐसे, जो ये अलग नहीं होता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता है, नए नए नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे ऐड होते हैं और पीछे से वो स्ट्रैंड जो है खुलता जा रहा है, ओके। सो इनिशिएशन हो गया क्लियर हमारा। अब है इलोंगेशन, जो मैंने साथ के साथ बता दी कैसे वो इलोंगेट करता जा रहा है आगे। ग्रोइंग आरएनए टर्मिनेटर तक फाइनली पहुंचते ही चीज रुक जाएगी, स्टॉप कर देगी। आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, कैन यू सी। तो फिर से रिवाइज करो स्लाइड इधर एंड देखते रहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, राइट, और ग्रो करता है ना। अब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर के पास पहुंचने के बाद भाई रुक जाता है। अच्छा एक चीज और हो रही है, जो डीएनए के स्ट्रैंड दोनों खुले थे वो फिर बाइंड भी हुए, दोबारा भी जुड़े, पहले अनबाइंड हुई फिर से जुड़ गए, आपको दिख रहा होगा ये चीज दोबारा जुड़ी जुड़ी नॉर्मलाइज हुई। ये वाला स्ट्रैंड हमारा रहा मैसेंजर आरएनए। अब क्या है, मैंने एक और फैक्टर बताया था इलॉन्गेशन के बाद जब फाइनली टर्मिनेशन होना है, सीक्वेंस में लिख लीजिए, इनिशिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर था जो रोक देता है, आर से नाम बताया था, यस यू गॉट इट राइट, दिस इज द रो फैक्टर। तो रो फैक्टर कहता है आरएनए पॉलीमरेज मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, अब इस कहानी को रोक दो, आगे मत बढ़ाओ। तो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के पास पहुंचा, ये रहा जी हमारा रो फैक्टर, और इसने कहा कि बस बहुत लंबा स्ट्रैंड बन चुका है जितना चाहिए था, अब तुम इस प्रक्रिया को रोक दो। आरएनए पॉलीमरेज कहता है ठीक है रो फैक्टर चलो अब इस कहानी को यही खत्म करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाता है वहां से और जो स्ट्रैंड बना है वो बिल्कुल कंप्लीटली अलग हो जाता है। यही थी कहानी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन। इजी सादा एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया कि इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ तब जुड़ा जब सिग्मा फैक्टर आया, आगे बढ़ता गया, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता गया, नए नए बेसिस जोड़ता गया और मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड इलॉन्गेट होता रहा। टर्मिनेटर तक पहुंचने पे उसे रोक फैक्टर चाहिए जो रोक देगा उस पूरी कहानी को और नए बने हुए स्ट्रैंड को रो फैक्टर अलग कर देगा। कैन यू सी दिस आरएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है और ये आरएनए बना है, हमारा एंजाइम भी अलग हो गया। उसने कहा कि मैं अब फ्री हो गया हूं, जो काम मुझे करना था वो मैंने कर दिया है। जो प्रोकैरियोट्स में आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो आप ध्यान रखिए। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। प्रोकैरियोट्स में ये जो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे एक्टिव है, इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, बट transcription and translation take place in the same compartment as there is no separation of cytosol and nucleus. प्रोकैरियोट्स में तो कोई अलग से मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस नहीं है, तो उसी कंपार्टमेंट में साइटोसोल में ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ट्रांसलेशन आगे
फर्दर कोई और सजाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम एक बार डिफरेंसेस भी देख लेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन एंड डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या अंतर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है वो भी समझेंगे। आपको इस पूरी चीज का रिकैप चिंता मत कीजिए, नई बातें थी, नई चीजें थी, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि एकदम सिंप्लीफाइड वे में आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई। मेहनत आपको करनी है, अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के बिना तो काम नहीं चलेगा। डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए, जो नोट्स आप बना रहे हैं उन्हें रिवाइज करिए। राइट, यही है सफलता के लिए कुछ, सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं और वो आप ले रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे खुद भी कि कितना आगे निकल आए, कितनी सारी टेक्निकल चीजें आपने सीख ली हैं, महारत भी हासिल हो जाएगी। घबराइए नहीं, समय बीतने के साथ जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो एफर्ट्स आप शो कर रहे हैं, आपको उसमें महारत भी हासिल होगी। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूँ, आपको नमस्कार कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।